हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 4। और गाइज इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ गाइज, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, वो है निर्नष्ट समीकरण। जी हाँ गाइज, निर्नष्ट समीकरण इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये गाइज आप लोग के बोर्ड एग्जाम में निर्नष्ट समीकरण का फार्मूला निकालने के लिए पूछता है लगभग 5 नंबर में, या इससे न्यूमेरिकल, ठीक है, या इससे न्यूमेरिकल पूछता है 3 मार्क में। ये निश्चित होता है कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। आप लोग बोलते हो कि सर जी इंपॉर्टेंट बता दीजिए केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। तो गाइज देखिए, यही तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाद में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, तो यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक आप देख लो, इसमें निर्नष्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग का ये निर्नष्ट समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको चलिए क्लियर कर लेते हैं एकदम अच्छे से। आप केवल वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड नहीं किए हैं, ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ नीलेश क्लासेज सर्च करिएगा और आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको पूरा का पूरा NCERT का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसके अलावा टेस्ट भी वहाँ दे सकते हैं। उसके अलावा आपको 2-3 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोर्स बाई करना चाहते हैं, यानी नोट्स, इन सारी चीज़ों का पूरा बाई करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि 12th क्लास का सारे सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एकदम बेस्ट क्वालिटी में नोट्स मात्र 499 499 रुपये में आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो आप वहीं से बाई कर सकते हैं। या अगर आपको बाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और जो भी जानकारी हो आप ले सकते हैं। और अगर आप नोट्स का सैंपल देखना चाहते हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सैंपल का, आप वहां से क्लिक कर सैंपल भी देख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं निर्नष्ट समीकरण। ठीक है, इसको कितने लोग निर्नष्ट समीकरण भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी नाम इसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि एक सेल है जिसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, माना कि एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है या हो रही है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, माना गाइज, तो ये चीज़ें हम मान लेंगे कि माना कि एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है या हो रही है। ठीक है, चलिए, और वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ मैं उसको लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस, ठीक है, स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए, ठीक है, प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये आप लोग का दोनों मिलकर बना रहे हैं क्या, ये आपका दोनों मिलकर स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी बना रहे हैं। ओके गाइज, ये अभिकारक है, ये आप लोग का उत्पाद है, यानी ये दोनों मिलकर ये उत्पाद बना रहे हैं। और यह क्या है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को ऐसे नहीं गाइज, एक प्रकार से इस तरह, और ये तीर रहती है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब है कि मतलब ये देखिए, ये आप लोग का अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद बन जा रहा है, तो फिर उत्पाद से यह अभिकारक मतलब अभिकारक भी बन सकता है। यही उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्लियर है आपको। तो देखिए, अगर ऐसी अभिक्रिया हो तो इसके लिए एक Q नियतांक होता है। Q का मान अगर हम लिखें, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे गाइज। आगे हम लोग निर्नष्ट समीकरण का अंत में एक फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, अंत में हम एक मतलब जो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log Q फार्मूला आएगा। ठीक है, लास्ट में log Q आएगा। तो उस Q का मान हम कैसे निकालते हैं, हम लोग का मतलब क्वेश्चन में समीकरण दिया रहता है। ठीक है, उसी के अनुसार हम Q का मान निकालते हैं। तो देखिए इस समीकरण के अनुसार, ठीक है, इस रासायनिक समीकरण के अनुसार, ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार, ठीक है, हम लोग निकालते हैं Q का मान। Q आप एक स्थिरांक मान लीजिए, तो Q इक्वल टू, यहाँ से हम इससे Q कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ मैं चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कैपिटल C है, ठीक है, घात में स्मॉल c, ओके, इंटू, ये इंटू मतलब गुणा है, कैपिटल D घात में स्मॉल d बटा में कैपिटल A और घात में स्मॉल a इंटू, फिर कोष्ठ में लिखेंगे कैपिटल B घात में
स्मॉल बी। इस तरह हम Q का मान निकालते हैं। ठीक है, आपने यह अभिक्रिया देखा, इस तरह की मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया हो, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया हो, ठीक है, तो उसमें अगर हम उस अभिक्रिया से हमें Q का मान निकालना हो तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जो उत्पाद बन रहा है, ठीक है, उत्पाद में हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ स्मॉल सी और कैपिटल सी लिखने का मतलब इस तरह हो सकता है 2Ag, ठीक है, Ag प्लस इस तरह हो सकता है। तो ये जो मतलब ये जो रस समीकरण, इसको रस समीकरण मितीय गुणांक बोलते हैं। ठीक, Ag का यह रस समीकरण मितीय गुणांक है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, घात में लिखते हैं। देखिए जैसे ये स्मॉल सी कैपिटल सी है, ठीक है, तो जो सी है वो तो कोई धातु हो सकती है, कोई तत्व हो सकता है, और ये जो सी है, ठीक है, स्मॉल सी, यह 2, 3, 5 हो सकता है। जैसे आप कोई भी समीकरण देखें ना, तो जैसे 3H2 इस तरह आता है ना, या 3O आता है इस तरह, तो ये आगे वाला यही स्मॉल वाला है, तो ये उसका ये घात हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार देखिए यहाँ कैपिटल डी है, तो यहाँ कैपिटल डी, जो कैपिटल डी है, यहाँ कोई धातु हो सकती है, और आगे ये रस समीकरण मितीय गुणांक हो सकता है, यानी 2, 3, 4, 5 जो भी हो, तो उसको हम घात के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं ऊपर, उसके बाद इसको सेम इसी प्रकार नीचे लिखते हैं। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं कि उत्पाद को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, उत्पाद को हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और जो ये अभिकारक हो गया इसको हम नीचे लिखते हैं, जैसा कि यहाँ देखिए ये लिखा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए ए लिखा गया और घात में ए, यानी उसका ये ए जो कोई धातु हो सकती है उसका ये रस समीकरण मितीय गुणांक है। शायद अभी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा समझने में यहाँ, लेकिन आगे आप देखते रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये B है, कैपिटल B है, और उसका घात आप लोग का ये B हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ जो B है ये स्मॉल b, ठीक है, यह इस कैपिटल B का रस समीकरण मितीय गुणांक है। जैसे यहाँ कोई दिया रहो, जैसे ये दिया रहो, ठीक है, ये दिया रहे कहीं 3O2, ठीक है, इस तरह अगर दिया रहे तो इसका मतलब ये 3 कहाँ जाएगी, इस घात में जाएगी, और ये A2 जो ये O2 है इस अंदर में आएगा। लेकिन यहाँ आप लोग एक और ध्यान में देने वाली बात है, इतनी चीज़ें मैं काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ एक और ध्यान में देने वाली बात है कि Q का मान निकालते समय हमेशा जो लाइक बिलियन के रूप में हो, लाइक जैसे Ag प्लस धनायन या ऋणायन के रूप में हो, या Ag माइनस, ठीक है, उसी को यहाँ कैलकुलेशन में लेते हैं। अगर इसमें कोई धातु जो हो, ठीक है, ठोस हो, ठीक है, ठोस रूप में हो, तो उसको हम नहीं लेंगे, उसको इस मतलब उसको यहाँ कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, लाइक जैसे मैं देखिए अभी एक मान लीजिए एक मैं अभी समीकरण लिखता हूँ। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, नहीं गंदा हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, देखिए आप इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा, एक बार आप समझ जाएंगे अच्छे से तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ये Mg है जो सॉलिड रूप में है, ठीक है, और यहाँ प्लस 2Ag प्लस है। क्लियर है आपको? और इसकी जो मोलरता है, ठीक है, 0.0001 इस तरह आप लोग को दिया रहेगा मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, यह मिलकर, ठीक है, यहाँ Mg प्लस और Mg2 प्लस, ठीक है, Mg2 प्लस, और क्वेश्चन में इसकी जो मोलरता है 0.130 है, ठीक है, और प्लस 2Ag बन रहा है। ठीक है, और जहाँ Ag ये है यह सॉलिड रूप में है, यानी ठोस है। तो इसके लिए अगर इस समीकरण के लिए, ठीक है, अगर हम Q लिखें, अगर इस समीकरण के लिए हम Q लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए अगर इसके लिए हम Q लिखें तो हमने देखा, ठीक है, कि सबसे पहले हम इधर लिखते हैं, इधर वाला मटेरियल लिखते हैं, ठीक है, न कि अभिकारक वाला। सबसे पहले हम उत्पाद वाला लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले इधर वाली चीज़ें लिखी गई हैं, तो इधर वाला सबसे पहले हम लिखेंगे। और मैंने बताया कि जो ठोस मतलब ठोस होता है उसका मान हम छोड़ते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। तो चूँकि यहाँ जो ये Ag है यह ठोस है, तो यह कट जाएगा, इसको छोड़ देंगे, केवल इसको लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, Mg, और ये 2 प्लस है तो 2 प्लस उसी तरह, ठीक है, ये तो कोष्ठ में रहेगा। और इसके आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने बताया ना, जैसे यहाँ कुछ आगे रहे तो उसको यहाँ घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग का कैपिटल C के आगे स्मॉल c था, तो इसको हम घात के रूप में यहाँ लिखे। तो देखिए Mg के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, तो यहाँ घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ उत्पाद में सब कुछ खत्म हो गया। अब हम इधर अभिकारक में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभिकारक नीचे लिखा जाता है, तो बटा। अब देखिए अभिकारक में आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है, कि देखिए यहाँ जो Mg है, ठीक है, यह जो Mg है यह क्या है, सॉलिड रूप में है। तो सॉलिड को हम Q के मान निकालते समय नहीं लिखते, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ठोस अवस्था में हो, ठीक है, जो सॉलिड हो उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए यह बिलियन है, ठीक है, यह बिलियन रूप में है तो इसको ले लेंगे। ठीक है, तो बटा में हम लिखेंगे इसको, देखिए 2
2Ag प्लस है। तो मैं बताया आपको, देखिए यहाँ देखिए मैंने आपको बताया कि स्मॉल a और कैपिटल A हो तो कैपिटल A चूँकि हम लोग का कोई धातु या तत्व होगा, ठीक है, जो विलयन या किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। और यहाँ जो आगे होगा यह रस समीकरण मितीय गुणांक होगा, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए 2Ag प्लस लिखा है, यानी यह तो आप लोग का Ag प्लस मतलब यह विलयन में यह घुला हुआ है, एक तरह से इसको धातु बोल सकते हैं, ठीक है, Ag, ठीक है। और यह जो 2 है, ठीक है, यह रस समीकरण मितीय गुणांक है Ag का, ठीक है। तो इसको इसके घात के रूप में लिखेंगे। तो इसको कैसे, इस पूरे को लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे हम Ag, ठीक है। और यहाँ हम लोग का क्या है, Ag प्लस है, केवल 2 प्लस नहीं है, तो Ag प्लस और घात में क्या लिखेंगे, इसके आगे 2 है रस समीकरण मिति, तो घात में यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम Q का मान निकालेंगे कैसे, तो Mg2 प्लस का हम लोग का मान यहाँ दिया है क्वेश्चन में 0.130 और बटा में Ag प्लस का मान कितना दिया है, Ag प्लस का हम लोग का मान दिया है, देखिए यहाँ ये दिया है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 0.001, ठीक है। और घाते इसका 2 है तो घाते 2, अब इसी को साल्व हम कर देंगे तो हम लोग का Q का मान निकल कर आ जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये Q क्या है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब चलिए मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप निर्दिष्ट समीकरण आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि माना कि अगर इसका ये फार्मूला निकालने को बोले, ठीक है, तो आप लिखोगे कि माना कि एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिख सकते हो, इसको कोई भी आप बनाकर अपने मन से लिख सकते हो, ये ऐसा नहीं कि मैं ये लिखा हूँ तो इसी को आप लिखोगे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए Q का मान कैसे निकालेंगे, तो इस तरह निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ आप क्वेश्चन में लिख देंगे कि चूँकि मतलब जैसे ठोसों के लिए Q का मान सत्य नहीं है, ऐसे लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लिख देंगे। यहाँ ये जो मैं लिखा हूँ इसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये तो मैं कैलकुलेशन इसी तरह कर दिया, तो यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद देखिए उष्मागतिकी से, ठीक है, आप उष्मागतिकी एक 11th में लेशन था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए उष्मागतिकी से क्या होगा, ठीक है, आप कुछ फार्मूले पढ़ रहे होंगे 11th कक्षा में, ठीक है। अगर आपने 11th कक्षा अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें एक लेसन ही है उष्मागतिकी, उसमें आपने कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग का जो फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है, वह है डेल्टा जी इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ओके गाइज, यह फर्स्ट फार्मूला है। देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और आप एक और आप फार्मूला पढ़े होंगे डेल्टा जी का, कि डेल्टा जी इक्वल टू, ठीक है, माइनस NF, ठीक है, ये N है, माइनस NF ई सेल, CELL, ओके गाइस, CELL, ओके, माइनस NF ई सेल, ये सेल है नीचे, ठीक है, ई सेल, ये आप सेकेंड फार्मूला पढ़े होंगे। देखिए और इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। और यह धनात्मक भी होता है, ठीक है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, तो मैं ऋणात्मक वाला ही फार्मूला ले रहा हूँ, ठीक है। और ये एक होता है आपका डेल्टा जी इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा जी नहीं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, ठीक है, माइनस NF। अब देखिए यहाँ ई सेल है, यहाँ नॉट लगे तो यहाँ ई नॉट यहाँ भी लग जाए, ई नॉट, ठीक है, CELL सेल। यह समीकरण थर्ड हो गया। ये हम लोग की 3 समीकरण हो गई। ये तीनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। ये 11वीं कक्षा के मटेरियल हैं, ठीक है, आपको 11वीं कक्षा में ही ये क्लियर हो गए होंगे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो, ठीक है। अब देखिए ये 3 फार्मूले आपके हो गए 11वीं कक्षा से, इन्हीं के आधार पर हम निर्दिष्ट समीकरण का मान निकालते हैं, ठीक है। यहाँ मैं जिनका मतलब बता देता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए जहाँ, ठीक है, जहाँ, ठीक है, जो डेल्टा जी है, ठीक है, डेल्टा जी जो है, ठीक है, यह गिब्ज ऊर्जा है, ठीक है, इसको हम गिब्ज ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर है, डेल्टा जी क्या है, गिब्ज ऊर्जा है। क्लियर है आपको। और यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यदि डेल्टा जी जो है, ठीक है, इसका मान अगर 0 आए, ठीक है, डेल्टा जी का मान अगर 0 आए, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो समीकरण है या जो भी चीज़ है वह साम्यावस्था पे है, यानी उसमें कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, सारी चीज़ें साम्यावस्था पे हैं, यानी रुकी की रुकी हुई हैं, ठीक है। और अगर डेल्टा जी का मान, ठीक है, अगर डेल्टा जी का मान, ठीक है, कैलकुलेशंस करते समय अगर डेल्टा जी का मान माइनस में आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ स्वतः प्रक्रम हो रहा है, ठीक है, स्वतः
प्रक्रम। स्वतः प्रक्रम कहने का मतलब क्या है, जैसे स्वतः अभिक्रिया, ठीक है, मतलब देखिए आप कुछ चीज़ें देखते हैं कि कुछ चीज़ों को आपस में मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली अभिक्रिया होने लगती है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनको हमें अभिक्रिया कराना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब जो अपने आप होता है उसको स्वतः प्रक्रम बोलते हैं, या अगर अभिक्रिया के रूप में हम लेते हैं तो स्वतः अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें मतलब जानबूझकर अभिक्रिया करानी पड़ती है, वो अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन हमें कराना पड़ता है, मतलब बरियाई से, आप समझ जाइए, बरियाई से कराना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं अस्वतः प्रक्रम। तो यदि आप लोग का जो डेल्टा जी का मान धनात्मक आता है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ अस्वतः प्रक्रम हो रहा है, ठीक है। अस्वतः यानी अपने आप नहीं हो रहा है, उसको कराया जा रहा है, ठीक है, अस्वतः प्रक्रम हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा जी आप समझ गए कि यह गिब्स ऊर्जा होती है, उसकी ये 3 कंडीशन होते हैं, ये भी चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं कि ये डेल्टा जी नॉट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो डेल्टा जी नॉट होता है, ठीक है, डेल्टा जी नॉट, ठीक है, ये होता है आप लोग का, ठीक है, इसको बोलते हैं मानक गिब्स ऊर्जा। यहाँ नॉट लग गया तो समझिए कि मानक, ठीक है, ये तो हम पीछे से पढ़ते ही आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मानक गिब्स ऊर्जा, क्लियर है। और आपका यहाँ देखिए एक आर आया और टी आया, तो आर को सबसे पहले लिख लेते हैं, आर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आर एक नियतांक होता है, ठीक है, आर क्या होता है, एक नियतांक होता है, और एक इसका मान होता है, मान भी मैं बता दे रहा हूँ, इसका मान होता है आप लोग का 0.0821, इसका मान होता है, ठीक है। आर जो नियतांक होता है और इसका मान इतना होता है, क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग का यहाँ टी है, तो टी आप लोग समझिए कि टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हमेशा मानक टेम्परेचर लेते हैं 298 केल्विन, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो टी का मान हम हमेशा 298 केल्विन रखेंगे, क्लियर है। तो टी टेम्परेचर है, आप समझ जाइएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ एल एन, ठीक है, एल एन क्यू है, क्लियर है आपको। यहाँ अगर एन की बात करें, ठीक है, अगर देखिए ये एल एन क्यू तो ये लॉग है, ठीक है, लेकिन यहाँ वाला ये एन देखिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये एल एन क्यू है, इसका मतलब अभी आगे हम लोग समझेंगे एल एन क्यू का मतलब क्या है, ठीक है। और एल एन मीन्स लॉग होता है, ठीक है, एल एन का मतलब लॉग को हम शार्ट में LOG होता है ना लॉग, इसको शार्ट में हम एल एन लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वही लॉग वाला एल एन यानी लॉग क्यू है, क्लियर है। तो इसको अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है, नहीं, सॉरी, यहाँ एल एन को हम अलग ही लिखते हैं, एल एन एक अलग होता है, ठीक है, और लॉग अलग होता है। देखिए इसको अभी हम समझेंगे, ठीक है, किस तरह यह अलग होता है, अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अगर मैं सीधे एल एन को हम लॉग लिख दूं तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम इस फंडे को अभी हम ये आगे की चीज़ें इसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग का इसमें क्या क्या बच रहा है कि ये एन बच रहा है और एफ बच रहा है, और ई सेल को तो हम जानते हो सेल विभव बोलते हैं, और ई नॉट सेल को मानक सेल विभव बोलते हैं, ये तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो ये एन और एफ बच रहा है, तो देखिए एन को क्या बोलते हैं, एन जो होता है एन इक्वल टू ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं संख्या। ओके गाइज, ये जो n होता है ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। जैसे आप लोगों ने डेनियल सेल पढ़ा, डेनियल सेल में हमने देखा, ठीक है, कि जो जिंक धातु थी, ठीक है, जिंक जो धातु थी, ठीक है, वह क्या कर रही थी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Zn2+ बना ले रही थी, और Zn2+ विलयन में चला जा रहा था, और जो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रही थी वह क्या होता था कि तार के माध्यम से मतलब उधर कैथोड पे चला जा रहा था, एनोड से उधर कैथोड पे चला जा रहा था। यानी वहाँ डेनियल सेल में जिंक के द्वारा जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वह क्या थी, 2 थी। तो यहाँ मतलब क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं कि डेनियल सेल के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ n का भी आपने मतलब समझ लिया। अब यहाँ f का मतलब बचता है, f का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ f का जो मतलब है, f फैरड को प्रदर्शित करता है, जो f है, ठीक है, यह फैरड को प्रदर्शित करता है, f को हम बोलते हैं फैरड, ठीक है। देखिए आप नोट्स ले लीजिएगा, यहाँ ज़्यादा मतलब ये गाउज माउज हो गया है, इसीलिए आपको शायद समझ में उतना ना मतलब जो चीज़ें तो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप नोट्स ले लेंगे तो उसमें अच्छे से लिखा गया है, आप एक बार उससे अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जहाँ यह एफ़ है, जो यह एफ़ है, हमने एन का मतलब समझ लिया, अब एफ़ का मतलब समझना है कि एफ़ क्या है। तो देखिए एफ़ फैरड होता है, और फैरड 1 फैरड इक्वल टू, ठीक है, वह 964
500 कूलाम, ठीक है, यानी 96,500 कूलाम होता है, ठीक है, 1 फैराड, ठीक है, यहाँ F लिख देता हूँ, 1 फैराड इक्वल टू इतना कूलाम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें ये तीनों फार्मूला लिखा है इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जो डेल्टा जी है यह गिब्स ऊर्जा है, डेल्टा जी ये यहाँ भी तो ये गिब्स ऊर्जा, और डेल्टा जी नॉट है ऊपर नॉट यानी ये मानक गिब्स ऊर्जा है, ठीक है, यहाँ डेल्टा जी नॉट ये मानक गिब्स ऊर्जा हमने देख ही लिया, और ये जो आर है एक नियतांक होता है जिसका मान यहाँ देख सकते हो, ये इसका इतना मान होता है, टी आप लोग का टेम्परेचर होता है, और एल एन क्यू क्या होता है इसको हम अभी इसको देखेंगे एल एन क्यू को, ठीक है। और यहाँ ये तो आपको समझ में आ गया, और ये एन क्या है तो एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एफ क्या है तो फैराड है जिसका एक निश्चित मान होता है, 1 फैराड इक्वल टू इतना कूलाम, ठीक है। और ई सेल आप लोग जानते हो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ई सेल को हम सेल विभव बोलते हैं और ई नॉट सेल को हम मानक सेल विभव बोलते हैं, ठीक है, ये तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसको भी आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, यहाँ चलिए मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। जो ई सेल है इसको हम सेल विभव बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल विभव, और जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल है इसको नॉट लग गया यानी मानक, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मानक सेल विभव। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब चलिए हम कुछ आगे चलते हैं। देखिए यहाँ हमने माना समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ये 3 समीकरण, और इन्हीं से रिलेटेड यहाँ अभी हम सारी चीज़ें ये जान रहे थे। ये सारी चीज़ें 11वीं कक्षा की है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि आप 11वीं कक्षा में हो सकता है अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल में बता दिया, ठीक है। ये आप इतना एग्जाम में आप लिखिए कि मानक ये आप लिख देंगे मानक एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये, ठीक है, और उसके बाद ये लिखेंगे, और ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, और ये आप सारा मतलब डिनेशन को बता देंगे कि ये किसको किसको प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या होगा। आगे हम क्या करेंगे कि समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड, ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। जो हम लोग का ये समीकरण, ठीक है, जो हम लोग का समीकरण, ठीक है, 2 है और 3 है, इन दोनों का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण यहाँ मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद उस बगल चलता हूँ, ठीक है। देखिए जब इसका और इसका मान, ठीक है, इस पहले वाले में रखेंगे तो क्या होगा। देखिए हम लोग का फर्स्ट समीकरण क्या है, पहली समीकरण है हम लोग का कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इंटू एल एन क्यू, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड का मान 1 में रखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल है, तो इस डेल्टा जी के जगह हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस डेल्टा जी के जगह यानी समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का मान रखेंगे, तो इस डेल्टा जी इक्वल टू इतना है और डेल्टा जी इक्वल टू इतना है, तो इस डेल्टा जी के मतलब यह डेल्टा जी बराबर इतना है और डेल्टा जी बराबर इतना है, ठीक है। तो इस डेल्टा जी के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी के जगह हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, यानी सेकंड का मान समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, बराबर। अब देखिए डेल्टा जी नॉट यहाँ पे है, ठीक है, समीकरण 1 में है ना ये डेल्टा जी नॉट, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा जी नॉट है और डेल्टा जी नॉट इतने के बराबर है, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस डेल्टा जी नॉट के जगह इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एन एफ, ठीक है, ई नॉट सेल, और ये प्लस आर टी एल एन क्यू है, तो प्लस आर टी इंटू एल एन क्यू में लिख लेता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, एकदम क्लियर है आपको, एक एक चीज़ है एकदम अच्छे से। अब देखिए हम क्या करेंगे कि पूरे समीकरण में, ठीक है, इस पूरा यह जो समीकरण है, ठीक है, यह जो पूरी चीज़ है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 4 भी मान सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि माइनस एन एफ, देखिए यहाँ भी माइनस एन एफ है, यहाँ भी माइनस एन एफ है, ठीक है। तो हम पूरे समीकरण में माइनस एन एफ से भाग दे देंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि पूरे समीकरण में माइनस एन एफ से भाग देने पर, क्लियर है आपको। अब चलिए इसमें पूरा में हम भाग देते हैं माइनस एन एफ से। तो सबसे पहले तो ये समीकरण मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, हम लोग का समीकरण है, ठीक है, यहाँ पहले इस पेन से लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल,
प्लस ये हो जाएगा इधर हम लोग का ये RT इंटू ln Q, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं भाग देता हूँ, ठीक है पूरा। चलिए अब हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। इसमें हम भाग देंगे -NF से, इसमें भी हम भाग देंगे -NF से, और जो इधर वाला है इतना इसमें भी हम भाग देंगे -NF से। अब देखिए इसमें भाग देने के बाद क्या होगा कि ये देखिए -NF ये कट जाएगा, ये -NF कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं कटेगा, तो इसको इसी तरह हम छोड़ देंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए ये ई सेल है बच जाएगा, तो ई सेल इक्वल टू, ठीक है। देखिए ई सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये भी कट गया तो ई नॉट सेल बचा, तो ई नॉट सेल आ जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस है और RT ln Q बटा -NF है, -NF है तो हम ऊपर नीचे अगर माइनस भाग देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा कुछ इस प्रकार, यह RT ln Q बटा NF यह इस प्रकार हो जाएगा। कैसे हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ भी मान लीजिए ऊपर भी मैंने माइनस से गुणा कर दिया, नीचे भी माइनस से गुणा कर दिया, ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह हम एक ही चीज़ों से गुणा करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो यह जो -N है, ठीक है, यहाँ सॉरी माइनस है जो ये चिन्ह, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ऊपर ये इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इस प्रकार कुछ हो गया, मतलब यहाँ इस चीज़ को हम, ठीक है, इतनी जो चीज़ें हैं इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, आई होप इसको आप समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए तो यहाँ आप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो यह भी एक निर्नष्ट समीकरण का फार्मूला बनकर आ जाता है, लेकिन यह मेन फार्मूला नहीं है, लेकिन आप लोग इससे भी याद रख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अभी हमें बहुत सारी चीज़ें अभी समझनी है, ठीक है। देखिए आगे इस पेज पे मैं ले लेता हूँ, अब इस पेज पे मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने देखा यहाँ ln Q है, ठीक है, ln Q है, ठीक है। देखिए इसको हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ, इसको मैं इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये RT बाई NF, ठीक है, बाई NF इंटू ln Q। क्लियर है आपको? आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने यहाँ ln Q को यहाँ RT ऊपर जो है इससे अलग कर दिया, इधर लिख दिया। इधर भी लिखने का देखिए इधर इंटू है, मतलब यह ऊपर ही गुणा होगा, यानी इसका मान इसी मान के बराबर होगा। क्लियर है आपको? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये मतलब ये ज़्यादा सूटेबल होता है, आप इसको याद ना करके, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये ज़्यादा सूटेबल होता है ये फार्मूला, ठीक है, कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF इंटू ln Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ ln Q पे हम बात करते हैं कि ये ln Q आखिरकार है क्या, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपने लॉग पढ़ा होगा, लॉगरिथम, ठीक है, 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। यह शायद अब मैं देखा हूँ कि शायद लॉगरिथम को शायद 10वीं कक्षा में भी कुछ चीज़ें ऐड कर दिया है, मतलब आप 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे लॉग के बारे में। हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था जब पढ़ा था तो, ठीक है। यहाँ देखिए ln मतलब, ठीक है, यहाँ ln Q लिखा है। देखिए ln लिखने का मतलब है log Q आधार E। क्लियर है? देखिए दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लॉग में आप लोग पढ़ोगे एक लॉग कुछ भी यहाँ एक्सेट्रा हो सकता है और बटा आधार E, और एक चीज़ पढ़ोगे लॉग और आधार 10, ठीक है, या आधार और भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर हम सामान्य रूप में लिखें, ठीक है, कि log 5, तो इसका मतलब log 5 का मतलब है log 5 आधार 10, ठीक है। आधार हमेशा 10 होता है, अगर log सीधे इस तरह लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कि आधार में 10 है। क्लियर है? तो देखिए उसी प्रकार कहीं अगर ln लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है log आधार E, ठीक है, लेकिन ln Q लिखा है तो इसका मतलब कि log Q आधार E। क्लियर है आपको? अब देखिए यह आधार E में है, ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे यहाँ अगर हम कैलकुलेशन करें तो कर नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इस log Q आधार जो E है इसको आधार 10 में हम बदलेंगे, ठीक है, आधार 10 में बदलेंगे। तो आधार 10 में बदलने के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि 2.303 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2.303 से गुणा कर देते हैं इसमें, ठीक है, log Q आधार E में, ठीक है। अब गुणा करने के बाद क्या होता है, जब इसमें गुणा कर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इसका मान आप लोग का log Q में आ जाता है और यह हो जाता है आप लोग का 2.303 इंटू, ठीक है, log Q आधार 10, ये हो जाता है।
क्लियर है आपको? मुझे ये चीज़ यही लिख देनी चाहिए थी, लेकिन मैं एक लाइन बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसको log Q आधार E को, ठीक है, यानी आधार E का कोई भी मान हो, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20 हो सकता है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अगर log आधार में E हो, अगर इसको आधार 10 में बदलना हो, आधार 10 में बदलना हो, तो उसमें हम 2.303 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो ln Q है, ठीक है, ln Q कहने का मतलब कि log Q आधार E, ठीक है, इसका मान log आधार 10 में ये होगा। क्लियर है आप लोग को? log आधार 10 में मान ये होगा, और आधार में जब 10 रहता है तो इसको हम सीधा सीधा log Q भी लिख सकते हैं। log Q लिखने का मतलब ही है log Q आधार 10 या 10। क्लियर है आपको? तो यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो देखिए अब इसको हम कैसे आगे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो इतनी चीज़ें कैलकुलेशन रही बताने की, ठीक है। आप एग्जाम में कितनी ये केवल लिखिएगा, ठीक है, मतलब डेरिवेशन करते समय कि ln Q इक्वल टू log Q आधार E, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा लिख दीजिएगा कि 2.303 इंटू या गुणे log Q आधार 10, मतलब आपने आधार 10 में इसको ln को आधार 10 में बदल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ हम ln के जगह पर, ln Q के जगह पे इसका मतलब ये रखते हैं, ये मान रख सकते हैं, क्योंकि ये ln Q के ही बराबर है। तो हम लोग का ई सेल फाइनली ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस RT बटा NF इंटू ln Q का हमने मान निकाला कि ln Q का मान 2.303 log Q आधार 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम रख देंगे 2 और यहाँ इंटू लिखने का मतलब गुणा ही है, समझ गए आप, ठीक है। चलिए इसको मैं गुणा ही कर लेता हूँ, नहीं तो ये दशमलव है, आप अंतर ही नहीं समझो। गुणे 2.303 इंटू या यहाँ भी मैं गुणा रख लेता हूँ, और log Q, देखिए log Q आधार 10 है। आधार 10 हम अगर नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब यही है log, देखिए आप समझिए, log अगर 5 कहीं लिखा रहे तो इसका मतलब यही है, यह log 5 आधार 10 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप 3 लिखते हो तो 3 के आगे, यह 3 चूँकि धनात्मक संख्या होते हैं, लेकिन इसके आगे प्लस नहीं लिखते हो आप, लेकिन कहीं भी अगर माइनस संख्या लिखते हो तो उसके आगे माइनस लगाते हो। तो इसी प्रकार इसमें इसी प्रकार रिलेशन है, एक तरह से आप मतलब समझ जाओ, ठीक है। हम log कहीं 10 लिख दिए तो इसका मतलब है log 10 आधार 10, ठीक है। या अगर कहीं हम इस मतलब log मान लीजिए 1000 है तो इसका मतलब यहाँ आधार 10 ही है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आधार 10 है। क्लियर है आपको? चलिए तो यहाँ हम log Q लिख सकते हैं, log Q का मान वही आधार में यहाँ 10 ऑटोमेटिकली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ई सेल इक्वल टू आप लोग का हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस, अब देखिए ये R का मान हमने पीछे देखा था, R एक नियतांक होता है, ठीक है, और इसका हमने पीछे मान देखा था, ठीक है, कि 0.0821 इसका मान होता है। तो R का मान हम रख लेते हैं 0.0821, ठीक है, गुणे यहाँ RT है यानी R गुणे T है, तो गुणा कर लेता हूँ। T चूँकि टेम्परेचर है, मैंने आपको पीछे बताया, और टेम्परेचर हम एक निश्चित हमेशा 298 केल्विन लेते हैं, ठीक है। और बटा में देखिए, बटा में NF है, ठीक है। तो N चूँकि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि ये तो हमें मालूम नहीं, ये तो हमें न्यूमेरिकल लगाते समय पता चलेगा, ठीक है। तो N को उसी तरह रहने देता हूँ इंटू NF, यानी NF यानी यहाँ गुणा N गुणे F है। तो F का मान चूँकि F फैराड होता है, और फैराड का हमने मान देखा कि कूलाम में कितना होता है, 96,500, ये हमने पीछे अभी देखा। तो यहाँ उसका जगह ये रख लेते हैं, और गुणे, ठीक है, गुणे, इसको मैं थोड़ा इस तरह साइड कर देता हूँ, ठीक है, गुणे। अब देखिए इसका मान 2.303 गुणे log Q, ठीक है, log Q हो गया। अब देखिए इन जो ये भी जितनी ये वैल्यू दिख रही हैं 0.0821 गुणे 298, ठीक है, बटा में ये 96,500 गुणे इतना, ठीक है। मतलब इसको इन चारों चीज़ों को हम हल करेंगे तो इसका एक मान आएगा। कितना मान आएगा वो मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ई सेल इक्वल टू आपका आएगा, ये तो ई नॉट सेल उसी तरह रहेगा, ई नॉट सेल माइनस, अब इसको इन चारों चीज़ों को हम हल करेंगे, ठीक है, मतलब इन तीनों का गुणा कर इससे भाग देंगे तो ये आप लोग का मान आएगा 0.059,
बटा में, ठीक है। और ये बटा में n तो हम लोग का अभी बच ही रहा है, तो बटा में ये n का n रहने देंगे। और ये तो आप लोग का ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इन चारों का हमने कैलकुलेशन किया तो इतना आया, और गुणे ये आप लोग का log q बच जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली यही हम लोग का फार्मूला बनकर आ जाता है अंत में ई सेल का, कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा n इंटू log q। ओके गाइज, यह log q का मतलब log q आधार 10 है, इसको आप log q आधार 10 भी लिख सकते हो। क्लियर है आप लोग को? यही मेन फार्मूला आप लोग का बनकर आ जाता है, और इसी का हम लोग उपयोग न्यूमेरिकल में करते हैं। यही आप लोग का निर्नष्ट समीकरण है। क्लियर है आपको? आई होप गाइज यहाँ आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से, यहाँ तक एकदम अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मतलब आई होप गाइज एकदम आपको अच्छे से क्लियर होगी। चलिए एक बार मैं दोहरा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। अगर आप लोग एग्जाम में आ जाए तो आप निर्नष्ट समीकरण इस तरह आप हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद माना कि एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्यू हमने बताया कि किस तरह आप निकालोगे, इसको लिख दोगे। उसके बाद आप लिखोगे उष्मागतिकी से, ठीक है। उष्मागतिकी से ये तीनों फार्मूला पहले लिख लोगे, और तीनों को समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ प्रदर्शित कर देंगे कि ये चीज़ें किस किस चीज़ को डिनोट करती है। लाइक जैसे डेल्टा जी है, यह गिब्स ऊर्जा को डिनोट करता है। उसके बाद डेल्टा जी नॉट है, जो ये डेल्टा जी नॉट है यह प्रदर्शित करता है मानक गिब्स ऊर्जा को। आप इसको लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? उसके बाद जो n है, यानी जो ये n है, ठीक है, यह जो n है, उसके बाद उससे पहले हम r देख लेते हैं। जो ये r है, r आप लोग का एक नियतांक है, ठीक है, जिसका मान एक निश्चित मान होता है 0.0821, ठीक है। और t आप लोग का टेम्परेचर होता है, जिसका भी एक निश्चित मान है 298 केल्विन, ठीक है। और ये ln q तो ये हमने आगे आपको बताया ही, आगे फिर बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग का यहाँ तक हो गया n, जो n है यह वाला n, ठीक है, या यह वाला यह स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे डेनियल सेल में 2 होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लाइक जिंक जो होता है, ठीक है, जो एनोड की भांति कार्य करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर Zn2+ बना लेता है। तो हाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डेनियल सेल के लिए 2 होती है, ठीक है। उसी प्रकार हम समीकरण में देखेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें देखेंगे कि हम लोग स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक। क्लियर है आपको? और जो यह F है यह फैराड है, ठीक है, F फैराड है। और एक फैराड जो होता है वह इतने के बराबर होता है, ठीक है, 96,500 कूलाम के, ठीक है। और जो यहाँ ई सेल लिखा है यह तो मानक सेल, सेल विभव है, ठीक है। ई सेल जो है सेल विभव है। हम ये चीज़ें पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ई सेल को सेल विभव बोलते हैं, और ई नॉट सेल को मानक सेल विभव बोलते हैं। तो ये चीज़ें मैंने लिख लिया है यहाँ कि ई सेल इक्वल टू सेल विभव है, और ई नॉट सेल इक्वल टू मानक सेल विभव है। क्लियर है? उसके बाद उस बगल चलते हैं, ठीक है। उस बगल नहीं, इसके बाद मैंने इस चीज़ पे कुछ कैलकुलेशन किया था, ठीक है। उसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम चीज़ें ये लिख देंगे कि समीकरण हम ये चीज़ें यहाँ पे मतलब डिनोट कर देंगे। मैं भूल गया था, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखने पे क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1 में रखने पे आप लोग का क्या होगा, चूँकि समीकरण 1 क्या है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT इंटू ln q, ये समीकरण 1 है, ठीक है। और समीकरण आप लोग का जो 2 और 3 है उसका मान हम इसी में रख देंगे। तो चूँकि आप लोग का समीकरण 2 है, ठीक है, समीकरण 2 है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल, ठीक है। तो डेल्टा जी के जगह पे हम लोग माइनस NF ई सेल लिख देंगे समीकरण 2 के आधार पे, ठीक है। और आप लोग का डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आप लोग का है माइनस NF ई सेल, ठीक है, माइनस NF ई सेल, ये समीकरण 3 है। तो डेल्टा जी के जगह माइनस NF ई सेल लिख देंगे समीकरण 3 से, ठीक है। और ये प्लस RT ln q है, तो RT ln q को उसी तरह रहने देंगे, ठीक है। ये इसको हम समीकरण 4 भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस NF, इधर भी माइनस NF, तो हम पूरे समीकरण में क्या करेंगे, माइनस NF से भाग देंगे। तो यहाँ हमने माइनस NF से यहाँ देखिए भाग दिया, इसमें फिर इसमें हमने भाग दिया, फिर यहाँ इसमें हमने भाग दिया। तो ये NF कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका यहाँ ई सेल बचेगा, यहाँ ई नॉट सेल बचेगा। और यहाँ देखिए यह प्लस है, और RT ln q बटा माइनस NF नीचे रहेगा, ठीक है। ऊपर भी हम माइनस से गुणा नीचे भी करेंगे तो यहाँ का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस RT ln q बाई NF हो जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके, 1 मिनट, ओके। अब आगे देखते हैं, इस पेज पे मैंने आगे की कैलकुलेशन किया था, ठीक है।
अब देखिए चूँकि यहाँ ln क्यू यह ऊपर है तो इसको हम यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग की बुक में इसी तरह लिखा है तो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू ln क्यू। क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ ln क्यू क्या है हमने देखा, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ इसको। देखिए ln क्यू लिखने का मतलब है log क्यू आधार ई, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ log क्यू आधार ई के रूप में रहे, मतलब आधार ई के रूप में रहे, तो हम उसको आसानी तरीके से सॉल्व ही नहीं हो सकती, आसानी तरीके से नहीं, उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम log ई को आधार 10 में, log आधार ई है, इसको log आधार 10 में बदलेंगे। और log आधार 10 में बदलने के लिए इसमें हम किस चीज़ से गुणा कर देंगे, मैंने आपको बताया इसमें हम log आधार 10 में बदलने के लिए इसमें हम गुणा कर देंगे किससे, 2.303 से। तो इसमें अगर हम 2.303 से अगर गुणा कर देंगे तो यह आप लोग का हो जाएगा 2.303 log क्यू आधार 10, ठीक है। और आधार 10 को हम मतलब सीधे सीधे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2.303 log क्यू, इस तरह से भी लिख सकते हैं। log क्यू है, आधार कुछ नहीं, इसका मतलब आधार 10 है। क्लियर है आपको। तो इस तरह से ये हम ln क्यू का मान निकाले, ठीक है। तो यहाँ हम मतलब यहाँ ln क्यू का जगह पर हम इसको रख लेते हैं। तो ln क्यू का जगह पर देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ गुड़े ln हम लोग का यहाँ माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू ln क्यू था, यानी इंटू यानी वही गुड़ा, तो यहाँ गुड़े ln क्यू के जगह पे हमने ये मान निकाला तो इसको हमने रख लिया। क्लियर है आपको। अब देखिए हम आर और टी का भी मान रखेंगे और एफ़ का भी मान, हम इन सारी चीज़ों का हमें मालूम है तो हम सारी चीज़ें रख देते हैं। तो ई सेल और ये ई नॉट सेल और ये माइनस तो माइनस, और आर का मान हम जानते हैं यह नियतांक है, इसका मान निश्चित होता है, हमने पीछे देखा 0.0821 तो उसका रख देंगे। और टी हम लोग का टेम्परेचर है, ताप है, और ताप हमेशा 298 केल्विन लिया जाता है तो 298 रख देंगे। और ये बटा एन एफ है, तो चूँकि एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो हम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा न्यूमेरिकल, तो उसमें हम निकालेंगे, ठीक है। और जो यह एफ है चूँकि फैरड है और फैरड का मान 96,500 होता है, 96,500 कूलम होता है, ठीक है। और गुड़े इसको लिख देंगे 2.303 गुड़े log क्यू। क्लियर है। अब देखिए इन चारों को, इसको और इसको, इन चारों को हल करेंगे तो इसका मान 0.0, मतलब इन तीनों का गुणा करके इससे भाग देंगे तो इसका मान 0.0, और ये आगे की चीज़ें जो है उसी तरह लिख देंगे और माइनस का माइनस, इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, इनका गुणा करके इससे भाग देंगे तो उसका मान आएगा 0.059 और बटा ये n है तो बटा n रख देंगे। और ये बटा अभी log क्यू बचेगा तो मतलब वही अभी सॉरी बटा बोल दिए, गुड़े log क्यू, तो log क्यू रख देंगे, ठीक है। अब ये गुड़े का मतलब यहाँ इंटो है तो इंटो में हम लिख देंगे कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल इंटो से ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा n इंटू log क्यू। और यही आप लोग का फार्मूला बनकर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला निकल कर आ जाएगा निर्नष्ट समीकरण के अनुसार, इसी का उपयोग हम न्यूमेरिकल में करेंगे। तो इस तरह आप लोग अगर मतलब निर्नष्ट समीकरण का यह फार्मूला निकालने को आए, निर्नष्ट समीकरण पे टिप्पणी लिखने को आए तो इस तरह आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। 5 नंबर में पूछ देता है कि निर्नष्ट समीकरण पे टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब चलिए, आई होप यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ गए। तो आप ये फार्मूला ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा n इंटू log क्यू, और एक यह फार्मूला कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू ln क्यू, ये मतलब ये फार्मूला और ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे की वीडियो में हम इस पे मतलब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, जिससे आपको और भी मतलब जो भी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी। लाइक आपको थोड़ा क्यू का मान कन्फ्यूजन में होगा तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका क्यू का मान भी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारा कोर्स बाई करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेज क्लासेस से बाई कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस टाटा बाय बाय।